So, as I sent you the PDF, it is about Toni Morrison. Today we'll discuss this American novelist. She is a kind of polymath. नॉर्मली इंग्लिश के जो राइटर्स होते हैं ज़्यादातर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर होते ही हैं. अगर इनके इंट्रोडक्शन की बात करें, अब ऑडिबल हूं मैं अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. She is an American novelist and editor. एडिटर में कहाँ की एडिटर रही? फर्स्ट ब्लैक फीमेल एडिटर फॉर फिक्शन एट रैंडम हाउस. शायद आप लोगों ने नाम सुना हो रैंडम हाउस का या ना सुना हो. आज के डेट में वो पेंगुइन रैंडम हाउस के नाम से जाना जाता है. तो पेंगुइन एक पब्लिशिंग हाउस है इंग्लैंड का और रैंडम हाउस पब्लिशिंग हाउस था अमेरिका का. तो ये दोनों मर्ज हो गए. तो आज की डेट में वो पेंगुइन रैंडम हाउस है. जैसे इंडिया में आपने कुछ कंपनियों का नाम सुना होगा, जैसे इंश्योरेंस के फील्ड में एक कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल. तो ICICI जो है वो इंडिया की कंपनी है, प्रूडेंशियल जो है वो इंग्लैंड की कंपनी है. दोनों मिलकर के ICICI प्रूडेंशियल हो गई. उसी तरह से आपने नाम सुना होगा बजाज एलियांज का. एक दौर में हीरो और होंडा साथ में थे, दो कंपनियां मिलकर के थी, है ना. तो ऐसे ही दो दो कंपनियों की मर्जिंग कभी कभी वो अलग भी हो जाती हैं. तो यहाँ रैंडम हाउस जो है एक पब्लिशिंग हाउस था और अमेरिका से 1927 में शुरू हुआ था ये. तो उस रैंडम हाउस की एडिटर होना ये गौरव की बात थी. फर्स्ट ब्लैक फीमेल. शायद कभी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि ब्लैक फीमेल होना कहीं ना कहीं डबली मार्जिनलाइज्ड होने की आइडेंटिटी हुआ करती है लिटरेचर में. ब्लैक ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है, उसमें भी अगर वो वुमन हो तो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड. तो ऐसी औरत ब्लैक फीमेल का उस लेवल तक जाना ये अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है. तो नॉवेलिस्ट हैं, एडिटर हैं या थी जो भी, एडिटर रह चुकी, रैंडम हाउस की एसेइस्ट यानी कई एसेज भी लिखे हैं इन्होंने. चिल्ड्रंस राइटर के रूप में भी उनकी पहचान है और प्रोफेसर तो वो थी ही. यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात जानने को मिली. अभी इंडिया में कुछ ही दिनों पहले की बात है कि कोई झूठ बोला गया कि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का है. बाद में पता चला कि नहीं, वो सरकारी नौकरी वाला नहीं है, कोई 1.25 लाख महीना कमाने वाला प्राइवेट कमाने वाला है. तो लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया कि मुझसे झूठ बोला गया, मुझे एक्सेप्ट नहीं है. यानी हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है. और यहाँ देखिए, टोनी मॉरिसन शी टॉट इन टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी थी. तो वहाँ उन्होंने पढ़ाया 2 साल 1955 से 57. हालांकि ये क्लियर नहीं है कि रेगुलर थी कि क्या थी, लेकिन अब चूंकि डेटा में है तो हमें यही समझ में आ रहा है कि वो इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही 2 साल. बाद में हॉवर्ड चली गई वो अगले 7 सालों के लिए. तो जो हॉवर्ड यूनिवर्सिटी है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि उसकी रेपुटेशन सरकारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा है. तो खैर ये अपने देश में ज़्यादा ये समस्या है सरकारी और प्राइवेट वाली. हाँ, बाकी जगह पर लोग जो है नौकरी को केवल एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में देखते हैं और देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने के रूप में देखते हैं. यहाँ पर हर चीज को, यहाँ पर दूसरा रीजन है ना सर. यहाँ का रीजन होता है कि आप सरकारी नौकरी करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा, ऊपर से भी मिलेगा. हर जगह नहीं है. सोशल प्रेस्टीज, नौकरी का क्रेज वही है सर, जो एक क्रेज है ना कि जब तक लड़का सरकारी नौकरी नहीं करेगा तब तक हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे उससे. वो क्रेज इसीलिए है कि सरकारी नौकरी करेगा तो उसको ज्यादा मिलेगा, प्राइवेट नौकरी में उसको उतनी ना फ्रीडम मिलेगी ना सैलरी मिलेगी.
नहीं, सैलरी तो बेहतर मिलती है प्राइवेट में। नहीं सर, सैलरी उसको मिलेगी, लेकिन सैलरी उसको उसके जॉब की ही मिलेगी ना। जितना वो काम करेगा उसकी उसको सैलरी मिलेगी, उसको ऊपर की इनकम नहीं मिलेगी। और प्राइवेट जॉब्स जो होती है उसमें एक ये भी होता है कि आपको बंधुआ मजदूरी करनी होती है, वहां पे आपको वो सरकारी जॉब वाली फ्रीडम नहीं मिलती। वो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, इसीलिए हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पुराना हो चुका है आज के डेट में। जी सर, लेकिन कॉन्सेप्ट है। सर, कॉन्सेप्ट लड़की वालों की भी तो डिमांड होती है ना सर, कि लड़का सरकारी चाहिए। हाँ, तो वो रीज़न ये है, पहले का था कि आराम की नौकरी ज़्यादा पैसा। अभी जो है ना, अभी सरकारी नौकरी का मतलब जो है वो सच में नौकर वाली स्थिति होती है कि आपसे कुछ भी कराया जाएगा। आपकी नियुक्ति किसी और काम के लिए होती है, तो जिस काम के लिए नियुक्ति होती है वो काम छोड़ के बाकी काम सब कराया जाता है। खैर छोड़िए, बड़ा मुद्दा है। सो टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी में 2 साल पढ़ाया इन्होंने, फिर हार्वर्ड चली गई, 7 साल तक वहां पर प्रोफेसर रही। टोनी मॉरिसन के कंप्लीट नेम की बात करें, फुल नेम की बात करें, तो हर नेम इज क्लोई एंथनी वोफोर्ड मॉरिसन। यहां एक चीज समझिए, पहले भी मैंने बताया है, TH का साउंड जो है अंग्रेजी से नॉर्मली हम लोग थ समझते हैं, जबकि इंग्लिश में थ साउंड होता नहीं, वो होता है थ। बार बार मैंने बताया है, जैसा कि थैंक यू होता है, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है। या तो थ साउंड होता है या तो ट साउंड होता है। इसीलिए कई बार जिसको आप थॉमसन पढ़ते हैं वो टॉमसन पढ़ा जाता है। तो उस ढंग से यहां पर जो एंथनी आप समझते हैं वो एंटनी हो सकता है। तो एंटनी से एन निकालते हैं तो टनी आ जाएगा, यानी टनी से होगी बन गया टोनी। तो वही एंटनी का टोनी हो गया टोनी मॉरिसन। दैट इज हर शॉर्ट नेम एंड दैट इज हर वेरी फेमस नेम। ब्रैकेट में आगे देखिए लिखा है NEE, उसमें भी पहले वाली ई के ऊपर हल्की सी बिंदी बनी है। इसको पढ़ते हैं ने क्लोई आर्डेलिया वोफोर्ड। तो क्लोई और वोफोर्ड तो सेम है दोनों में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन एंथनी की जगह पर आर्डेलिया है। यानी बचपन में जो उनका नाम था, जिसको लड़की के सेंस में मिडिल नेम कहा जाता है, खास करके मिडिल नेम हम बोलते हैं, जैसे मदर्स का मिडिल नेम, यानी शादी के पहले उनका नाम पूरा क्या था सरनेम के साथ, शादी के बाद वो अलग हो जाता है। तो शादी के पहले वाला जो होता है दैट्स कॉल्ड मिडिल नेम। तो ने का मतलब वही होता है। आगे देखिए मैंने डेफिनेशन दी है, टू आइडेंटिफाई अ वुमन बाय हर मिडिल फैमिली नेम। यानी यहां इनके सेंस में वो नाम उनके कैथोलिक होने से पहले का है, बचपन का नाम है। 12 साल की उम्र में वो कैथोलिसिज्म एक्सेप्ट कर ली थी। और एक एंथनी ऑफ पजुआ बड़े फेमस सेंट या प्रीस्ट हुए हैं, उनके नाम पर अपना नाम इन्होंने एंथनी या एंटनी कर लिया और उस एंटनी से टोनी मॉरिसन हो गई। जन्म हुआ है इनका लोरेन ओहियो में, जो कि ऑब्वियस है यूएस में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डेथ हुई थी द ब्रॉन्क्स में, न्यूयॉर्क सिटी, यानी अमेरिका में ही पैदा हुई, वहीं एक्सपायर की है। कब पैदा हुई थी ऊपर हमने डिस्कस किया, टोनी मॉरिसन ब्रैकेट में लिखा है 1931 2019, 1931 में पैदा हुई। लोरेन ओहियो, बार बार नाम ले रहा हूं इसलिए क्योंकि आगे देखिएगा एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा इस जगह का। और 2019 यानी अभी 5 साल पहले वो गुजरी हैं। एजुकेशन की बात करें, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है और काफ़ी गौरवपूर्ण बात है कि आप जिस एल्मा मेटर से बिलोंग करते हो, जहाँ से आपने पढ़ाई की हो, वहीं पर आप प्रोफेसर बन के लौटें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से BA किया इन्होंने, इंग्लिश ऑनर्स किया था, इंग्लिश से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और ये ध्यान देने वाली बात है, Here she encountered racially segregated restaurants and buses for the first time. जैसे हमारे देश में आपको मालूम हो, जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया था, लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, कई सालों तक
ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि वो गुलाम हैं। और स्वतंत्र लोग कैसे होते हैं, फ्री लोग कैसे होते हैं, फ्रीडम क्या होती है, ये कैसे पता चला? जब हमारे यहाँ से कुछ लोग इंग्लैंड गए, लंदन गए, वहाँ की लाइफस्टाइल देखी, चीज़ों को देखा, समझा, तो समझ में आया अरे ये चीज़ तो हमारे यहाँ है ही नहीं। सो दे रियलाइज्ड कि फ्रीडम क्या होती है। तो वापस आए तो बताया कि यहाँ पर ये पाबंदियां हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, जब आप अपने चारदीवारी से बाहर निकलते हैं तो सच्चाई अधिक पता चलती है, अदरवाइज आप कूप मंडूक बन के रहते हैं। आप एक छोटी सी दुनिया में ही लिमिटेड रहते हैं और आपको लगता है बस दुनिया इतने में है। कई ऐसे लोगों से आप मिलेंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं किया, उनको लगता है सब अच्छा है, ऑल इज वेल। वैसे भी गवर्नमेंट्स तो ये नैरेटिव खूब सेट करती हैं ताकि आप एकदम रिलैक्स जिंदगी जिएं, ऑल इज वेल। लेकिन न्यूज़पेपर उठा लीजिए रोज का तो पता चल जाएगा कि कितना है वेल और कितना है अनवेल। खैर, तो जब हॉवर्ड जाना हुआ, देयर शी रियलाइज्ड कि बसेस भी ब्लैक व्हाइट के लिए अलग अलग हैं। रेस्तरां में उस ढंग का दुर्व्यवहार है, डिस्क्रिमिनेशन है, सेग्रीगेशन है, अलग अलग बिठाने की प्रक्रियाएं हैं। यानी, और यही है रीजन, यूनिवर्सिटी लाइफ आपको केवल एजुकेशन नहीं देती, कॉलेज लाइफ आपको केवल एजुकेशन नहीं देता, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, जानते हैं, एक बढ़िया एक्सपोजर मिलता है आपको। दैट शी गॉट व्हेन शी वाज इन हॉवर्ड। एक और अच्छी बात क्या हुई इनके साथ, यूनिवर्सिटी में रही तो वहां पर ये ड्रामा का कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन किया। एक थिएटर ग्रुप भी था जिसका नाम था हॉवर्ड प्लेयर्स, उससे भी जुड़ी और उस ग्रुप के साथ डीप साउथ में जाने का मौका मिला। एंड दैट वाज अ डिफाइनिंग एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ। उससे क्या हुआ, वो जो एक्सपीरियंस रहा, दैट अल्टीमेटली एडेड मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, इन हर एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, प्लांटेशन वाला पार्ट, जहां पर किसान लोग रहा करते थे, जहां पर ब्लैक्स की ज्यादा जरूरत थी, जहां उनको स्लेव बना के रखा जाता था, तो वो चीजें उन जगहों पर जब आप जाते हैं तो ज्यादा क्लियरली टच में आते हैं, ज्यादा क्लियरली आप कन्फ्रंट करते हैं चीजों को, ज्यादा यू मूव नियरर टू द रियलिटी। एंड दैट अपॉर्चुनिटी शी गॉट। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हॉवर्ड से, पीजी यानी एमए कंप्लीट किया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, और उसके 2 साल बाद ही जो है फिर जो है शी बिकेम अ प्रोफेसर देयर इन दैट यूनिवर्सिटी। इनिशियली आई टोल्ड यू टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी, और उसके 2 साल के बाद फिर हॉवर्ड में एज प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स की बात करें तो यहाँ पर बाकायदे मैंने सारे फेमस नॉवेल को बोल्ड में कर दिया है। 1970 में पहला नॉवेल आया उनका, एंड दैट वाज द ब्लूएस्ट आई। इनिशियली ये एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में उन्होंने लिखा था, बाद में उसको एक नॉवेल का रूप दे दिया। इन 1973 सूला, SULA, सूला केम। तो 1970 में पहला नॉवेल, दूसरा नॉवेल सूला 1973। कई बार पूछने लगता है एग्जाम में, नेट वगैरह में, कि क्या क्रम है उसका। हालांकि मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन ठीक है, जो पैटर्न है वो है। द ब्लूएस्ट आई 1970, सूला 1973, एंड देन सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1977। क्रिटिक्स ने काफी इसको एडमायर किया, सो इट वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड, ब्रॉट हर नेशनल अटेंशन एंड वोन द नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड।
देश स्तर पर लोगों ने जान लिया उनको सॉन्ग ऑफ सोलोमन से, और नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला इस वर्क के बदौलत। ड्यू टू दिस वर्क सॉन्ग ऑफ सोलोमन शी वॉज अवॉर्डेड नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। Then in 1981, Tar Baby came. In 1987, one of the most famous novels, Beloved. 1987 में ये नॉवेल आया उनका। इस पर एक मूवी भी बनी एक साल बाद ही, 1998 में, एक साल बाद इसमें पुलित्जर मिला था उनको। 1988 में मॉरिसन वॉन दी पुलित्जर प्राइज फॉर दिस, और उस 1988 के 10 साल बाद, पुलित्जर मिलने के 10 साल बाद यानी 1998 में मूवी बनी इस पर, बिलवेड पर। और लिटरेचर का सुप्रीम अवार्ड, नोबेल प्राइज, शी वोन दैट इन 1993। अगर इनके वर्क्स की क्वालिटी की बात करें, क्या है उसमें ज़्यादातर, फॉर विच हर वर्क इज नोन, एड्रेसिंग द हार्श कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म यानी नस्लवाद, ब्लैक वाइट की जो मानसिकता है, जो सेग्रीगेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज एप्टली विजिबल इन हर वर्क्स, एंड ऑब्वियसली रेसिज्म इन यूएस एंड द ब्लैक अमेरिकन एक्सपीरियंस। ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक, आगे ब्लैक लिटरेचर एक टर्म आएगा तो आप देखेंगे कि कैसे ब्लैक लिटरेचर एग्जैक्टली किस चीज़ को रेफर कर रहा है। जब भी आप ब्लैक अमेरिकन बोलते हैं तो कैसे उसका ओरिजिन फर्दर अफ्रीका तक पहुंचता है। द नेशनल इंडोवमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज, ये एक संस्था है, द नेशनल इंडोवमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज क्या है? एक तरह से आप कह लीजिए फैकल्टी है, एक डोमेन है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से लिटरेचर एक है। ह्यूमैनिटीज में सोशल साइंसेस भी आ जाते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो प्लीज रिपीट सर। ह्यूमैनिटीज जो एक डोमेन है उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आर्ट्स और सोशल साइंसेस के, है ना। सोशल साइंसेस में जो सब्जेक्ट्स होते हैं और आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका इंग्लिश है या बाकी लिटरेचर है, सब ह्यूमैनिटीज में आता है। तो ये संस्था, हाँ सर बताएं। सर क्या टोनी मॉरिसन को पोस्ट कॉलोनियल राइटर की लिस्ट में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर, क्यों नहीं। लेकिन अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब आप कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल को समझेंगे तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसका। कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जनरली वो होते हैं जिनकी राइटिंग में कॉलोनियलिज्म का विरोध दिखता है। हालांकि जब अगर कोई ब्लैक के सपोर्ट में लिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उससे मैच करती है। उसका बड़ा रीज़न ये है, उसको समझने के लिए आपको अमेरिका का इतिहास समझना पड़ेगा। स्थिति ये रही, आज अमेरिका में जो लोग अमेरिका के मसीहा बन के बैठे हैं, जो गोरे लोग हैं वहाँ पर, जो वाइट पीपल हैं, क्या सच में वो वहीं के हैं? नहीं। लेकिन आज वो मालिक बन करके बैठे हैं वहाँ पर। जो वहाँ के ब्लैक पीपल हैं पहले वो थे वहाँ पर, जिसके लिए कहीं कहीं पर टर्म्स एबोरिजिनल्स भी दिया जाता है, यानी या कह सकते हैं आपकी जो नेटिव पीपल होते हैं, तो नेटिव पीपल के रूप में उनका नाम आता है। अब अगर कोई एक कंट्री का नेटिव इंसान, कोई वहाँ का मूल निवासी किसी बाहरी आतताई के खिलाफ कुछ लिखता है तो वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ब्लैक के रिवोल्ट की बात करें अगेंस्ट वाइट पीपल, दैट कैन कम अंडर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अदरवाइज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो
कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अलग अलग जगहों में अपनी कॉलोनी बना ली, एक उपनिवेशवाद अपना फैलाया, और उसके अगेंस्ट वहां के राइटर्स ने जो लिखा, दैट कम्स अंडर दैट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। कोई मैसेज भी आया है क्या? सर वन मोर क्वेश्चन सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, बताएं सर। ये जो हार्लेम रिनेसा हुआ था। हाँ, हेलो सर। हाँ, बोलिए। शायद इसमें भी इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं ना क्या? हार्लेम रिनेसा में जो लिस्ट ऑफ जो न्यू नेग्रो मूवमेंट्स था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 कर सकते हैं सर। ब्लैक पीपल के लिए लड़ने के लिए बड़ा नाम आता है टोनी मॉरिसन का। एक अगर हिंदी के अच्छे फ्रेज का इस्तेमाल करें तो वो एक सशक्त हस्ताक्षर है। शी प्लेड अ पाइवोटल रोल इन द लाइव्स ऑफ ब्लैक पीपल देयर। आगे बात करूंगा मैं। अभी जो मैंने आपको शुरू में हिंट दिया था वो ओहियो का, जहां से वो बिलोंग करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आगे जानने को मिलेगी। और इट्स वेरी गुड दैट टुडे यू आर रेजिंग क्वेश्चन दैट शोज दैट यू हैव स्टडीड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द नेशनल इंडोवमेंट फॉर द ह्यूमैनिटीज सेलेक्टेड मॉरिसन फॉर द जेफरसन लेक्चर। तो इस संस्था ने उनको जेफरसन लेक्चर के लिए चुना। अब ये जेफरसन लेक्चर क्या चीज है, इसके लिए चुना जाना क्या गौरव की बात है? आगे देखिए, क्लियरली दिया है। द यूएस फेडरल गवर्नमेंट्स हाईएस्ट ऑनर। वहां की फेडरल गवर्नमेंट एक तरह से हाईएस्ट जो ऑनर देती है किसी को अगर इनवाइट करती है जेफरसन लेक्चर के लिए, तो फॉर अचीवमेंट इन द ह्यूमैनिटीज, यानी उसके लिए जेफरसन लेक्चर के लिए किसी को अगर इनवाइट कर दिया गया, इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको हाईएस्ट ऑनर ह्यूमैनिटीज वाला दे रही है। तो इस तरह से क्या होता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है नेशनल लेवल पर। तो 1996 में वो ऑनर भी मिल गया। शी वॉज इन्वाइटेड फॉर जेफरसन लेक्चर। ऑनर्ड विद द नेशनल बुक फाउंडेशनल्स मेडल। चूंकि ये सब अमेरिका की कॉन्टेक्स्ट में बड़े इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स हैं। शायद बाकी जगहों के बारे में पढ़ते वक्त इनके बारे में कुछ सुना ना हो। इंडिया से बिलोंग करते हैं तो या तो आप साहित्य अकादमी, या तो ज्ञानपीठ, या तो एक नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा ले अपना दायरा तो बुकर प्राइज जान लेते हैं, या पुलित्जर जान लेते हैं। अब हर पर्टिकुलर कंट्री में के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। नेशनल बुक फाउंडेशंस मेडल किस चीज़ के लिए मिला? डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर द सेम ईयर। सेम उसी साल में उनको अमेरिका के साहित्य में कंट्रीब्यूशन के लिए नेशनल बुक फाउंडेशंस मेडल मिला ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन। जो लेटेस्ट पुरस्कार मिला उनको 2012 में मिला। बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे वहां पर, एंड ही प्रेजेंटेड हर विद द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। एक उसके बाद जो प्राइज मिला था वो है पेन और साउल बेलो अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन अमेरिकन फिक्शन इन 2016। 2020 में हॉल ऑफ फेम, नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट की गई थी मॉरिसन। सो इट मीन्स इन हर लाइफ शी वॉज वेरी मच रिकॉग्नाइज्ड, वेरी मच ऑनर्ड। Yes, that's why I thought to have a deeper study. Normally कोई राइटर मैं डिस्कस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में नहीं जाता, लेकिन टोनी मॉरिसन को जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टोनी मॉरिसन के थ्रू आप कहीं ना कहीं अमेरिका में क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, ब्लैक्स को रिवोल्ट करने की ज़रूरत क्यों थी, रेसिज्म के खिलाफ बोलने की ज़रूरत क्यों थी, क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक ब्लैक लिटरेचर समझ में नहीं आएगा, तब तक टोनी मॉरिसन की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। मॉरिसन्स पेरेंट्स इंस्टिल्ड इन हर अ सेंस ऑफ हेरिटेज एंड लैंग्वेज। हेरिटेज जो एक लंबे समय से
ट्रेडिशन के थ्रू चीज़ें आती हैं, हमारे पूर्वजों से हमको मिलती हैं, उस हेरिटेज और वहाँ की लैंग्वेज से एक्वेंटेड कराने के लिए उनके पेरेंट्स ने काफ़ी काम किया था। क्या काम किया था? थ्रू टेलिंग ट्रेडिशनल अफ्रीकन अमेरिकन फोक टेल्स और फोक लिटरेचर, फोक सॉन्ग या फोक से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप वहाँ के फोक लिटरेचर या बाकी जो तमाम चीज़ें हैं फोक से जुड़ी हुई उससे आप अवगत हों। एंड शी वॉज एक्वेंटेड विद दैट फोक टेल्स अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन टर्म बार बार आएगा जहाँ भी ब्लैक्स की बात होगी। गोस्ट स्टोरीज एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, तो मतलब बचपन से वो माहौल दिया गया। रेड फ्रिक्वेंटली एज अ चाइल्ड, खूब पढ़ा भी करती थी। ग्रेट एडमायरर थी जेन ऑस्टिन की और लियो टॉल्स्टॉय की। अब यहाँ आगे जो एक जिसकी बात मैं पहले कर रहा था कि दैट शी प्लेड अ वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग ब्लैक लिटरेचर, टर्म है ब्लैक लिटरेचर। जब आप उसको गूगल करेंगे यू विल फाइंड कि वो ब्लैक लिटरेचर क्या है, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर है। और ये क्या होता है? इज द बॉडी ऑफ लिटरेचर प्रोड्यूस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय राइटर्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। अफ्रीका से जो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, जो अमेरिका में रह के लिखते हैं, दैट इज अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, या उसको ब्लैक लिटरेचर का नाम दिया गया है। तो उस ब्लैक लिटरेचर को मेन स्ट्रीम में लाने का काम, मेन स्ट्रीम का मतलब नॉर्मली लिखने को तो बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बात करें तो यहाँ के लिए भी एक टर्म आता है पॉपुलर फिक्शन। कुछ ऐसे भी नॉवेल्स हैं, कुछ ऐसी भी राइटिंग्स हैं जो पॉपुलर तो बहुत अधिक हैं, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में कंसिडर नहीं की जाती। जैसे यहाँ अभी भी चेतन भगत को पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, तो चेतन भगत का जो सारा नॉवेल है सब पॉपुलर फिक्शन में आता है, लेकिन अभी भी चेतन भगत मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं है। क्लासिकल लिटरेचर में उनका जो है वर्क प्रिस्क्राइब नहीं है। उस हिसाब से जैसे जैसे हम लोग ब्रिटिश राइटर्स को, या हमारे यहाँ के कुछ फेमस राइटर्स जैसे राजा राव हैं या आर.के. नारायण हैं, मुल्क राज आनंद हैं, अमिताभ घोष हैं, इन लोगों को जिस तरह से हम पढ़ते हैं, या उधर लेडीज़ में बात करें तो कमला सुरैया जो थी, कमला दास, तमाम लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तुरुदत्त को पढ़ते हैं, इवन औरबिंदो को पढ़ते हैं, विवेकानंद को पढ़ते हैं, उस ढंग से हम नहीं पढ़ते चेतन भगत को, उस ढंग से हम नहीं पढ़ते अमीश त्रिपाठी को। तो ये लोग पॉपुलर फिक्शन के राइटर माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेन स्ट्रीम में नहीं कंसिडर किए जाते। या जो एक बड़ा दुख हमेशा से रहा है कुमार विश्वास को कि बड़े देश स्तर के कवि हैं, लोग उनको युग कवि की संज्ञा देते हैं, युग प्रवक्ता की संज्ञा देते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम वाले कभी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला था। अभी यूपी गवर्नमेंट ने जो है सम्मानित किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मानद उपाधि देकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने। खैर, तो ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉपुलर होती ज़रूर हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में कंसिडर नहीं की जाती। तो ब्लैक लिटरेचर के साथ वही बात थी, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाने में काफ़ी रोल अदा किया इन्होंने, वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग ब्लैक लिटरेचर इनटू द मेन स्ट्रीम। One of the first books she worked was on the groundbreaking contemporary African literature. ये वर्क है, उसका नाम है कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन लिटरेचर 1972। तो ये वर्क जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि इनकी राइटिंग है, इन्होंने उसको एडिट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको मेन स्ट्रीम में लेकर के आई। क्या था उसमें? अ कलेक्शन, एक तरह से एक एंथोलॉजी थी, दैट इंक्लूडेड वर्क बाय नाइजीरियन राइटर्स, बड़े बड़े नाम हैं उसमें, वोल सोएनका, चिनुआ अचेबे एंड साउथ अफ्रीकन प्लेरिट एथल फोगाट। उनके वर्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन लिटरेचर में।
जिस चीज़ के बारे में मैं शुरू से बोल रहा था, यहाँ देखिए नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा मोहम्मद अली का। मोहम्मद अली नाम से ऐसा लग रहा है कि शायद कोई भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश का बंदा होगा, लेकिन नहीं, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। और आप मोहम्मद अली को सर्च करिएगा गूगल पर, आपको पता चलेगा उनका ओरिजिनल नाम इंग्लिश नेम था, उस नाम को उन्होंने छोड़ दिया। और ये वहीं से बिलोंग करते हैं जहां से बिलोंग करती थी टोनी मॉरिसन। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी मोहम्मद अली ने अपनी, उसका नाम था मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट ये बंदा खुद को नहीं कहता, इसको ये मिला था। जैसे हमारे यहाँ लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जो है चाचा कहे जाते हैं, गांधी बापू कहे जाते हैं, उसी तरह से ये द ग्रेटेस्ट कहे जाते थे। बॉक्सर। She also brought to publication the 1975 autobiography of the outspoken boxing champion Muhammad Ali the Greatest, My Own Story। ये वर्क का नाम है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है, उसको भी पब्लिश किया इन्होंने। और एक ब्लैक बुक आया, द ब्लैक बुक 1974 में। ये क्या था? इट वॉज एन एंथोलॉजी। उसमें फोटोग्राफ्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एसेज हैं एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ ब्लैक लाइफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ स्लेवरी टू द 1920s। स्लेवरी जब से एग्जिस्ट कर रही थी तब से लेकर के 1920s तक ये तमाम चीज़ें जो है उसमें अवेलेबल हैं द ब्लैक बुक में। तो मतलब ये रहा, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान, उसकी जो अपनी आइडेंटिटी होती है उससे कुछ लोग बड़े गर्व के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उससे भागते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अपने इंडिजिनस पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ा काम करते हैं। तो जिस फैमिली बैकग्राउंड से वो आती थी उन लोगों के लिए काफ़ी काम किया, ब्लैक पीपल के लिए। और एक वुमेन होने के बावजूद, डबली मार्जिनलाइज्ड होने के बावजूद इतने शीर्ष पर पहुंची। चूंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ आप लिटरेचर के वर्क्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि समटाइम्स व्हेन पीपल हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, कई बार लोग दूसरी आइडेंटिटी की तलाश में रहते हैं। खास करके जो डायस्पोरिक लोग होते हैं, जो जगह बदल लेते हैं। जैसे कोई इंडिया का इंसान अगर जाकर के अमेरिका में रहने लगे तो वो अपने नाम के साथ भी बदलाव कर देता है। जैसे एक झुम्पा लाहिड़ी का वर्क है द नेमसेक, पहले भी शायद मैंने कभी रेफर किया था, उसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा कि कैसे कोई इंडिया का इंसान जो वहाँ रहता है और कैसे अपने नाम को बदल देता है, कैसे शॉर्टकट्स लोग अपनाते हैं और ताकि एक अलग ढंग से उनको जाना जाए, एक अलग आइडेंटिटी उनकी बने। और वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कुछ उनके साथ जो आइडेंटिटी मिलती है, जो उनको नाम दिया जाता है, कुछ नाम, उस नाम से उनको प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है कि नहीं, इस नाम के साथ थोड़ा बदलाव होना चाहिए ताकि उनकी आइडेंटिटी उस हिसाब से बन सके जो वो चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इरफान, जो अब नहीं है दुनिया में, द एक्टर इन इंडिया, पहले वो इरफान खान थे, खान छोड़ दिया, इरफान हो गए, फिर नाम की स्पेलिंग बदल ली। ये कोशिश रही एक अलग आइडेंटिटी बनाने की विदाउट अ सरनेम। पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बिलोंग करते हैं, कोई एक प्रोफेसर हैं, आई थिंक सुधीर सर हैं, बीएचयू में भी काफ़ी आना जाना रहता है उनका। उनका जो फैमिली नेम है, जो सर नेम है, उन्होंने बाकायदे उसको त्याग दिया जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सर नेम जो है एक अलग आइडेंटिटी दे रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा सर नेम को हटाओ और नाम के साथ कुमार लगाओ। तो पीपल एक्सपेरिमेंट विद देयर नेम्स। कुछ लोगों को लगता है कि उससे चीज़ें बदलती हैं, ऑफ कोर्स बदलती भी हैं जब आप जिस हिसाब से करते हैं। और एक समय में जब अगर आप
कोई लायक या फेमस इंसान बनते हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। एक और कोई बात दिमाग में थी, खैर उतर रही है, छोड़िए। तो आई होप कि टोनी मॉरिसन के थ्रू, उनकी लाइफ, उनकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू थोड़ा सा अमेरिका को और बेहतर जान पाए होंगे आप लोग, और वहाँ के ब्लैक पीपल की कंडीशन से थोड़े और अवगत हुए होंगे। चीज़ें क्लियर हुई? यस सर, मजा आ गया सर आज। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए, मेरे तो सिलेबस में भी है सर ये, मैं भी इस पर काम कर रहा था, थोड़ा और बेटर ढंग से हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, करिए, कोशिश करेंगे अगली क्लास में द ब्लूएस्ट आइज पर थोड़ी बात कर ली जाए, और अगर मौका मिला तो बिलवेट पर भी। टोनी मॉरिसन कई दिनों से मेरी लिस्ट में थी, मैं काम कर नहीं पा रहा था। नेट में तो सर इस तरह का जो इतना प्रोमिनेंट राइटर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए इस तरह के राइटर से। तो टोनी मॉरिसन से तो बनेगा सर, नहीं बनेगा तो मैं डिस्कस क्यों करूंगा? जी सर, जी सर। जो राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर बात हो रही है। आई हैव अ लिस्ट, तो उस लिस्ट ऐसा थोड़ी है कि जो मन करता है उठा करके डिस्कस करना शुरू कर देता है आदमी। वी आर हैविंग, यही सोच रहे थे सर कि जो सर का मन किया उसी को उठा के पढ़ा दिए। नो पहले नहीं डालते ही हम कल ये पढ़ाएंगे। वी आर वी आर हैविंग अ लिस्ट, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लिस्ट। पहले नहीं इन्फॉर्म करने का रीजन होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट बरकरार रहे, ठीक है।